दोस्तों, जीवन में जो होना है वो होकर ही रहता है। ये एक अटल सत्य है, इसे ना तो आप बदल सकते हैं ना ही कोई और। जितनी जल्दी ये सत्य लोगों को समझ आ जाए उतना ही बेहतर उनका जीवन हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी आपके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। और साथ ही इस कहानी को सुनकर आपको यह भी पता चल जाएगा कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन आखिर में उसके साथ वही होता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक डेरे में एक महान महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। महात्मा जी के चमत्कारी व्यक्तित्व और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों को भाग्य और कर्मों पर उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने महात्मा जी से एक सवाल पूछा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या मनुष्य को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है? शिष्य का सवाल सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य और कर्म ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। ना तो बिना कर्म के भाग्य बनता है और ना ही बिना भाग्य के मनुष्य कोई कर्म करता है। आओ तुम मेरे पास बैठो, इस बात को मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। बस तुम कहानी को पूरे ध्यान से सुनना। शिष्य महात्मा जी के पास जाकर बैठ जाता है और महात्मा जी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बेटा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन का एक 8 साल बेटा भी था जिसका नाम राजू था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदारी व्यक्ति था। उसके अच्छे बर्ताव और सहज दिल के कारण गांव में उसकी सब बहुत इज्जत करते थे। मोहन खेती बाड़ी करके अपने अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी करे, ताकि गांव में उसका मान सम्मान और भी बढ़ जाए। मोहन का बेटा राजू गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था। राजू पढ़ाई लिखाई बहुत तेज था और हर साल अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पर आता था। मोहन अपने बेटे का पढ़ाई के प्रति लगाव देखकर बहुत खुशी और गर्व महसूस करता था। मोहन ने अपनी पत्नी राधा को भी समझा रखा था कि राजू को पढ़ाई के अलावा किसी और काम के लिए कभी भी कुछ नहीं कहना है। मोहन अपना सारा दिन खेती और बाहर का काम करता और उसकी पत्नी राधा सारा दिन घर का काम करती थी। राजू को पढ़ाई के अलावा किसी और काम को करने के लिए कभी भी कहा जाता था। राजू ने भी इस चीज का कभी फायदा नहीं उठाया। वह अपने घर मजबूरी और जिम्मेदारियों को समझता था और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। ऐसे ही कुछ साल बीते और राजू की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई। अब राजू को आगे पढ़ाई करने के लिए किसी बड़े गुरुकुल में जाना था। मोहन इस बात को बखूबी जानता था कि गुरुकुल का खर्चा गांव के स्कूल के खर्चे से कहीं अधिक ज्यादा है। पर मोहन इस बात से घबराया नहीं। उसने जैसे तैसे पैसों का प्रबंध करके अपने बेटे राजू को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। राजू भी पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाता है और इधर मोहन खूब दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बेटे राजू की पढ़ाई में किसी भी चीज की कमी न आए। राजू ने भी गुरुकुल में जाकर पहले ही वर्ष में अपनी परीक्षा में सब बच्चों से ज्यादा अंक प्राप्त करके अपने पिता की इज्जत और मान सम्मान को कायम रखा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू की पढ़ाई का खर्च भी समय के साथ बढ़ता चला गया। पर मोहन ने भी ठान रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई पर आंच नहीं आने देगा। मोहन ने अपनी जमीन पर कर्ज उठाकर अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दिया और बेटे को गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करवा दी। 4 साल बाद राजू भी गुरुकुल से अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने घर वापस आ चुका था। राजू की पढ़ाई के चर्चे पूरे गांव में थे। जब भी मोहन गांव वालों के मुंह से अपने बेटे की तारीफ सुनता तो उसका सीना गर्व से छोड़ा हो जाता था। एक दिन मोहन शाम के समय खेत से काम खत्म करके घर आया और हाथ पैर धो के अपने बेटे राजू से बातें करने लगा। मोहन राजू से कहता है, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। बस अब एक अच्छी सी सरकारी नौकरी हासिल कर लो और इस घर की जिम्मेदारी को संभाल लो। राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप अब चिंता मत कीजिए। मैं पूरी मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहा हूं। कुछ महीनों में मेरी नौकरी लग जाएगी। राजू की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ।
कुछ समय तक दोनों बाप बेटा बातें करते रहे और तभी बाहर से मोहन को बुलाने की आवाज सुनाई दी। राजू बाहर जाकर देखने के लिए उठता है कि तभी मोहन कहता है, बेटा तुम बैठो, मैं जाकर देखता हूं कि कौन है। मोहन बाहर जाकर देखता, बाहर वही कर्जदार आया होता है जिससे मोहन ने राजू की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन पर कर्ज लिया था। कर्जदार मोहन को थोड़ा बुरा भला कहता, क्योंकि काफी समय से मोहन ने न तो उसके पैसे और न ही ब्याज के पैसे दिए। मोहन उस आदमी के सामने हाथ पैर जोड़कर कुछ महीनों की और मोहलत मांग लेता है और कुछ महीनों के बाद पैसे लौटाने का वादा करता है। और इधर राजू अपने पिताजी की और उस आदमी की सारी बातें सुन लेता है और घर के अंदर चला जाता है। मोहन कुछ देर बाद आदमी से बातें खत्म करके घर के अंदर आता है और सब फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते और शाम को अपनी पढ़ाई किया करेगा, जिससे उसके पिताजी का कर्ज जल्दी उतर जाएगा। अगली सुबह राजू अपने पिताजी के साथ काम पर जाने के लिए अपने पिताजी से पहले तैयार खड़ा था। मोहन जब खेत में काम के लिए जाने लगा तो अपने बेटे राजू से पूछता है, बेटा क्या बात, आज कहाँ जाने की तैयारी है? राजू अपने पिता से बोलता है, पिताजी आज से मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा, सारा दिन मैं घर पर बैठा बैठा परेशान हो जाता हूँ। आपके साथ काम पर जाऊंगा तो घर का खर्च अच्छे से चल जाया करेगा। राजू की बात सुनकर मोहन को बहुत हैरानी हुई। मोहन ने कहा, बेटा तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, काम करने के लिए मैं हूँ। मोहन ने राजू को अपने साथ काम पर ले जाने से बिल्कुल मन कर दिया और अकेला ही काम पर चला गया। राजू भी निराश होकर घर से बाहर गांव में चला गया। कल की बात सुनकर राजू बहुत दुखी और चिंता में था। वह हताश और निराश हुआ सड़क के किनारे किनारे चल रहा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, अरे बेटा बात सुनो। राजू पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, हाँ जी बोलिए, क्या काम है? वह आदमी कहता है, बेटा मैं पास ही के गांव से आया हूँ और मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, क्या तुम मुझे इस गांव के खेतों की फसल दिखा सकते हो? राजू का दिल उदास था, लेकिन वह उस व्यापारी को मन नहीं कर पाया और कहने लगा, जी बिल्कुल, मैं आपको इस गांव के खेतों की ओर ले चलता हूँ। राजू और व्यापारी दोनों खेतों की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों बातें करते जा रहे थे। व्यापारी ने राजू को अपने बारे में बताया कि वह पास के गांव से आया है। इस बार उसके गांव की फसल अच्छी नहीं है, तो सोचा इस गांव की फसल देख लूं, अगर अच्छी हुई तो यहाँ के किसानों को अच्छे दाम देकर खरीद लूंगा। और साथ उसने यह भी बताया को उसके घर में केवल उसकी बेटी और उसकी पत्नी ही है और वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। अभी अभी उसने पढ़ाई खत्म की है और अब मेरा थोड़ा बहुत हिसाब के काम में हाथ बटा देती है। व्यापारी ने कहा, बेटा तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। राजू ने व्यापारी को अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि उसने गुरुकुल से अभी पढ़ाई खत्म की है और अब वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। व्यापारी राजू की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे खूब प्रेरित किया कि बेटा खूब मन लगाकर मेहनत करो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। ऐसे ही दोनों बातें करते रहे और खेतों की फसल को देखते रहे, लेकिन राजू के दिमाग में अब भी वही बातें घूम रही थी। राजू ने बातों ही बातों में व्यापारी से कहा, सेठ जी मैं सोच रहा हूं, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक कहीं छोटा मोटा काम कर लूं, क्योंकि सारा दिन घर पर बैठे बैठे मन नहीं लगता। राजू की बात सुनकर सेठ ने मन ही मन सोचा, क्यों ना इसको अपने यहाँ काम पर रख लूं, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, बातों से मेहनती और ईमानदार भी लग रहा है और मैं जितने पैसे दूंगा उतने पैसों में ही काम कर लेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ ने कहा, बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, वैसे तुमने कहीं सोचा है काम करने के बारे में? व्यापारी की बात सुनकर लड़का बोलता है, सेठ जी अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, पर सोच रहा हूं अपने पिताजी के साथ खेत के काम में उनका हाथ बटाऊं। राजू की बात सुनकर व्यापारी बोला, बेटा इतना पढ़ लिख कर खेतों में काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बेटा तुम ऐसा करना, कल से मेरे गोदाम के हिसाब किताब का काम संभाल लेना, मैं तुम्हें इस काम के अच्छे पैसे भी दे दिया करूंगा। व्यापारी की बात सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और व्यापारी के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। व्यापारी राजू को अपना नाम सेवाराम बताता है और अपने गांव का पता बताता है और कहता है कि कल सुबह मेरे गांव में आकर किसी से भी मेरा नाम ले देना, वह तुम्हें मेरे घर का अस्त बता देगा। इतना कहकर व्यापारी अपने गांव की तरफ चल दिया
और राजू अपने घर आ गया। राजू अब बहुत खुश था। वह मन ही मन सोच रहा था कि भगवान ने मुझे अच्छा काम दिलवा दिया। अब मैं अपने पिताजी का कर्ज जल्दी उतर दूंगा और खूब लगन से पढ़ाई करके सरकारी नौकरी भी हासिल कर लूंगा। अगले दिन राजू अपने पिताजी के खेत पर जाने के बाद व्यापारी के गांव में चला जाता है और गांव में पहुंचकर वह एक आदमी से सेठ सेवाराम का पता पूछता है। वह आदमी राजू को सीधा सेठ सेवाराम के घर ले जाता है। राजू की मुलाकात सेठ सेवाराम से होती है। सेवाराम राजू को देख के बहुत खुश होता है और राजू को अपने गोदाम का कामकाज समझाता है। राजू बचपन से काफी समझदार था और ऊपर से इतना पढ़ लिखा था। उसे काम एक दिन में ही समझ आ जाता है। सेठ राजू की काम की समझ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजू ने पूरा दिन दिल लगाकर पूरी ईमानदारी से सेठ के गोदाम में हिसाब किताब का काम किया। जब शाम का समय हुआ तो सेठ राजू के पास आता है और पूछता है, बेटा काम कैसा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सेठ की बात सुनकर राजू बोलता है, सेठ जी कैसी बात कर रहे हैं, मुझे काम करने में बहुत मजा आया और मुझे आपका काम पसंद भी आया। कल से मैं समय पर ही काम पर आ जाऊंगा। इतना कहकर राजू अपने गांव की तरफ चल दिया। राजू जब शाम को घर पहुंचा तो उसके पिताजी उसके आने से पहले ही घर पर आ चुके थे। मोहन ने राजू से पूछा, बेटा आज कहां गए थे? तुम्हारी माता जी ने बताया तुम सुबह से ही घर से निकले हुए हो। राजू ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। राजू की बात सुनकर मोहन थोड़ा गुस्से में बोला, मैंने जब तुम्हें मना किया कि काम नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो तुम काम पर क्यों गए? अपने पिताजी की बात सुनकर राजू बोलता है, पिताजी मैंने उस दिन सब सुन लिया था कि अपने जमीन पर कर्ज लिया हुआ है और यह सब अपने मेरी पढ़ाई के लिए किया है। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया, खुद तंगी में रहे पर मुझे कभी कोई आंच नहीं आने दी। पिताजी अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मेरा भी फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं, आपका सहारा बनूं। मैं अपने पिताजी की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दे सकता। अपने बेटे राजू की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू अपने पिताजी को चुप करवाते हुए बोलता है और कहता है, पिताजी आपका सपना है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, मैं उसके लिए रात रात भर पढ़ाई करूंगा और दिन में उधर सेठ के पास काम पर जाऊंगा। बस पिताजी आप मुझे काम पर जाने से मत रोकिए। राजू की बातों से मोहन का दिल भर आता है। मोहन देखता है कि उसका लड़का सच में बड़ा हो गया है, घर की जिम्मेदारी समझता है और मोहन उसे सेठ के यहाँ काम करने की मंजूरी दे देता है। मोहन कहता है, बेटा ईमानदारी से काम करो और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई करो। राजू अपने पिताजी बात सुनकर खुश हो जाता है और अपने पिता को गले लगा लेता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन अपना रोजाना खेत के काम पर जाता था और राजू अपने सेठ के पास काम पर जाता था। सेठ राजू को जितने भी पैसे देता, राजू सारे पैसे अपने पिताजी को देता। अब धीरे धीरे मोहन का कर्ज भी उतरता जा रहा था। साथ ही साथ राजू सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा भी देता, पर कभी 1 नंबर से रह जाता तो कभी 2 नंबर से रह जाता। मोहन हमेशा अपने बेटे को प्रेरित करता रहता था कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार जरूर परीक्षा पास होगी। और उधर राजू ने अब सेठ के यहाँ अपना पूरा विश्वास बना लिया था। धीरे धीरे राजू का आना जाना सेठ के घर पर भी होने लगा। सेठ किसी न किसी काम के प्रति राजू अपने घर भेज दिया करता था। जब भी राजू सेठ के घर जाता तो सेठ की लड़की रचना राजू को बहुत प्यार भरी नजरों से देखा करती थी। राजू देखने में सुंदर, अच्छा पढ़ा लिखा और शरीर से काफी मजबूत था, जिससे प्रभावित होकर रचना के मन में राजू के प्रति प्यार की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन राजू के मन में रचना के प्रति ऐसा कुछ नहीं था, वह अपने काम से काम ही रखता था। एक दिन सेठ ने राजू को अपने घर खाने पर बुलाया। राजू समय से सेठ के घर खाने पर पहुंच जाता है। सेठ और राजू जब खाना खा रहे होते हैं तो वहीं पर सेठ की लड़की रचना भी खड़ी होती है। रचना एक ही नजर से राजू को खाना खाते हुए देखती जा रही थी। तभी राजू भी रचना की तरफ अचानक से सेठ की नजर रचना पर पड़ती है और तभी अचानक से सेठ की नजर भी उन दोनों पर पड़ती है। सेठ उनको देखकर अनदेखा कर देता है और अपना खाना खत्म करता है। इधर राजू भी अपना खाना खत्म करता है। सेठ और राजू हाथ धोकर मुंह धोकर आंगन में बैठकर बातें करने लग जाते हैं।
सेठ राजू से कहता है, राजू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजू बोलता, बोलिए सेठ जी, क्या बात करनी है? सेठ बोलता है, बेटा मैंने आज तक अपनी पत्नी और बेटी को यह बात नहीं बताई जो आज मैं तुम्हें बनाते जा रहा हूँ। सेठ कहता है कि राजू बेटा, मुझे दिल की बीमारी है। 2 साल पहले मैं किसी काम से गांव से दूर, बेटा मेरा कुछ नहीं पता मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। मैं सोच रहा हूं कि जीते जी अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे और पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति से करवा दूं, ताकि मेरी बेटी जिंदगी भर खुश और सुखी रहे। सेठ की बातें सुनकर राजू थोड़ा चिंतित हुआ और कहने लगा, सेठ जी आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। काम की चिंता मत किया करिए, मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम संभाल लूंगा। बस आप घर पर ही आराम किया करिए और काम की चिंता कम किया करिए। राजू की बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और खड़ा होकर जाते जाते कहने लगा, काश कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी आंखों के आगे अपनी बेटी की शादी कर दूं। राजू भी सेठ की बातें सुनकर अपने काम पर वापस लौट जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सेठ अपने घर पर आराम कर रहा होता है, क्योंकि सेठ को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती और उधर राजू भी समय से अपने काम पर आ जाता है। काम करते करते दोपहर का समय हो जाता है। राजू सोचता है, सेठ आज गोदाम पर नहीं आए, सब ठीक तो है। राजू सोचता है सेठ आराम कर रहे होंगे। तभी राजू के मन में सवाल उठता है, क्या पता सेठ की तबीयत ज्यादा खराब हो, क्यों न मैं जाकर एक बार सेठ जी से मिल लूं। राजू दोपहर को ही सेठ जी के घर चला जाता है और जाकर देखता है सेठ जी आराम कर रहे हैं। वह सेठ जी को तंग नहीं करना चाहता था, तो वह सेठ की पत्नी से पूछता है कि सेठ की तबीयत तो ठीक है ना? सेठानी बोलती है, बेटा हल्की सी तबीयत खराब है, इसलिए आराम कर रहे हैं। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर सेठानी पानी लेने चली जाती है। राजू वहीं चारपाई पर बैठ जाता है। तभी रचना राजू के पास के आकार बैठ जाती है। राजू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन रचना राजू को बोलती है, घबराने की कोई बात नहीं, तुम अपना हाल चाल बताओ। बस ऐसे ही दोनों बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते दोनों अच्छे से एक दूसरे के व्यवहार से परिचित हो जाते हैं और खूब हंसी मजाक की बातें करते हैं। इतने में सेठ की आंख खुल जाती है और वह अपने कमरे की खिड़की से देखता है कि राजू और रचना खूब हंस रहे हैं। अपनी बेटी के मुख पर मुस्कान देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने सोचा, क्यों न अपनी बेटी की शादी राजू से करवा दूं। लड़का अच्छा है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सेठ बस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सेठ को दिल का दौरा पड़ जाता है और सेठ चारपाई से जमीन पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर राजू रचना सेठ के कमरे में जाते हैं। उधर सेठानी भी भागी भागी रसोई से सीधा सेठ के कमरे में आ जाती है। रचना और राजू सेठ को उठाकर चारपाई पर लेटा देते हैं। सेठ की तबीयत को देखकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन सेठ सबको शांत रहने के लिए बोलता है और धीरे धीरे सांस लेता हुआ अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम्हें राजू कैसा लगता है? सेठानी सेठ की बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, लड़का तो ठीक है, क्यों जी क्या हुआ? सेठ कहता है कि मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है और मैं चाहता हूं कि मैं जीते जी अपनी बेटी का हाथ किसी अच्छे और जिम्मेदारी लड़के के हाथ में थमा दूं। सेठ रचना और राजू को अपने पास बुलाता है और अपनी बेटी रचना से कहता है कि बेटा तुम्हें राजू पसंद है, ये मैं जानता हूं और तुम्हारी पसंद पर मुझे नाज है। तभी सेठ राजू से कहता है, राजू बेटा क्या तुम्हें रचना पसंद है? राजू सेठ की बात सुनकर चुप रहता है, क्योंकि राजू के दिल में भी कहीं न कहीं रचना के लिए प्यार पनप रहा था। सेठ राजू से एक वादा मांगता है और कहता है, राजू बेटा तुम मेरी बेटी से शादी करोगे न? मैं मरने वाला हूं, मेरी आखिरी इच्छा यही है, तुम इसे पूरी करोगे न? सेठ की बात सुनकर सेठानी, रचना और राजू तीनों रोने लग जाते हैं। तभी राजू कहता, जी सेठ जी मैं रचना से शादी करूंगा और इसका पूरा ख्याल रखूंगा। तभी सेठ रचना और राजू का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा देता है और सेठ इस दुनिया से चला जाता है। सेठ की मौत पर तीनों बहुत रोते हैं, पर कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी होकर ही रहती है।
सेठ के अंतिम क्रियाकर्म खत्म करने के बाद सेठानी राजू के घर जाती है, अपनी लड़की के लिए उनके लड़के का हाथ मांगने। मोहन भी इतने बड़े रिश्ते को मना नहीं पाता और कुछ समय के बाद राजू और रचना की शादी हो जाती है। सेठ के चले जाने के बाद अब राजू को ज्यादा समय गोदाम पर ही बिताना पड़ता था। राजू को अब सेठ के सारे कारोबार को अकेले ही संभालना पड़ता था। समय के साथ साथ राजू कामकाज में इतना घुल गया कि अब उसको अपनी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान नहीं रहा। राजू ने अपने पिताजी का सारा कर्ज चुका दिया था और जमीन जायदाद में भी बढ़ोतरी कर दी थी। गांव के लोग राजू को अब राजू सेठ के नाम से पुकारते थे। उधर मोहन का भी गांव मान सम्मान बढ़ा और इज्जत बढ़ी। पर मोहन का सपना कि अपने बेटे को सरकारी नौकर बनाना है, वो सपना ही रह गया। कहानी खत्म करते हुए महात्मा जी ने कहा, देखा बेटा, कैसे मोहन ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया पर अपने मन की इच्छा को पूरा न कर सका, क्योंकि राजू के भाग्य में वही लिखा था। राजू की ईमानदारी, पढ़ाई लिखाई, राजू की मेहनत और लगन ने राजू को सरकारी नौकर नहीं, राजू सेठ बना दिया। महात्मा जी एक बात और कहते हैं, बेटा, मनुष्य चाहे कितना ही यत्न क्यों न कर ले पर भाग्य का लिखा नहीं काट सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य अपने कर्म करना छोड़ दे। अगर राजू पढ़ाई न करता, ईमानदार न होता, मेहनती न होता, तो सेठ उसको कभी अपने यहां काम पर नहीं रखता। बेटा, भाग्य के दरवाजे की चाबी हमारे कर्म होते हैं, जो भाग्य के दरवाजे को खोलते हैं। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, कर भला तो हो भला। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और